सर पेज नंबर 34.39 पे हम लोग एक सर्कुलर का डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सर्कुलर के थ्रू एक कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। और हमारे पास अगर हम कहें कि ये 34.39 पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस पे हमारे पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन भी है जो 34.41 से 42 पे जा रहा है, राइट। तो अब जब यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे और जब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्स में क्या पूछ सकता है और क्या आंसर देना है का डिस्कशन कर लेंगे तो सही रहेगा। अच्छा, जहां तक मेरी बात है, मैं जब कोई कॉन्सेप्ट की डिलीवरी देता हूं, आप सीएमए स्टूडेंट हैं फाइनल लेवल पे और आपका एग्जाम्स है, राइट। आप सीएमए लेवल पे फाइनल लेवल पे आप स्टूडेंट्स हैं, आपका एग्जाम्स है और आपको मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ये कॉन्सेप्ट सीएमए इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट कर लिया सर्कुलर अपने सिलेबस में, मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन कोई क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट ने इस पे नहीं दिया। लेकिन अब मुझे इसी कॉन्सेप्ट पे मिलता जुलता क्वेश्चन सीए फाइनल में दिख जाता है तो मैं वो भी ले लेता हूँ, इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ ताकि आप तक बेस्ट टू बेस्ट चीजें जा सके। इसलिए बहुत बार आप देखे होंगे पढ़ाते समय सीए वाले क्वेश्चन का रेफरेंस आ रहा है फाइनल लेवल पे, सीए का आरटीपी का क्वेश्चन, सीए का पास्ट सजेस्टेड आंसर का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करना और क्वेश्चन हमारी इंस्टीट्यूट की वर्कबुक, स्टडी मटेरियल, एमटीपी, पीटीपी या पास्ट में नहीं है और अब क्वेश्चन मिलता है तो अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी एंड वी शुड बी रेडी फॉर ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया है इस 2 पेज पे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो सीए फाइनल आरटीपी का उठाया है। आरटीपी मई 2020 सीए फाइनल का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बहुत लेटेस्ट चीज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, राइट। और अब एग्जाम में जब भी आ जाए, देखिए जो ये सर्कुलर आया जुलाई 2019 में, ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट जो होना था वो कौन सा होना था? सीए के लिए मई और सीएमए के लिए जून 2020, मई जून 2020 जुलाई का सर्कुलर है। जुलाई 2019 का सर्कुलर है तो इसका जो पहला अटेम्प्ट होना था वो जून और मई 2020 होना था, वो तो अटेम्प्ट हुआ नहीं एग्जाम्स। अब सीए के नवंबर वाले एग्जाम्स जो दिसंबर में हो रहे हैं और सीएमए के दिसंबर वाले एग्जाम्स जो जनवरी में होंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट, और उसमें नहीं आया तो अगली बार के लिए इंपॉर्टेंट। कोई नई चीज आई है 1-2 अटेम्प्ट तक तो इंपॉर्टेंट रहेगी रहेगी। तो ऐसे समझो कि आप एकदम लेटेस्ट चीज पढ़ रहे हो आप अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पिछला एग्जाम्स तो हुआ नहीं, राइट। तो आपका एग्जाम दिसंबर 2020 में है या जून 2021 में है। एटलीस्ट इस वीडियो से तो 2 तरह के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ देख ही रहे हैं, रजिस्टर्ड या फिर यूट्यूब पे, जो दिसंबर 2020 एग्जाम नहीं जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं और जिनका एग्जाम ही जून में है, जून 2021। आपका एग्जाम दिसंबर 2021 में है तब भी ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही है, चेंज थोड़ी ना होगा। सर्कुलर विड्रॉ हो जाए या सर्कुलर के कंटेंट अमेंड हो जाए तो एक होता है, वो चीज तो हम ऐसे ही आपको फिर नहीं देंगे। अगर आपका दिसंबर 2021 में एग्जाम्स होगा तो वो तो हम आपके बैच के हिसाब से जिस एग्जाम्स के लिए आप रजिस्टर्ड होते हैं उसी के हिसाब से हम आपको क्लासेस देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी यहां सेल नहीं हुआ है, सप्लाई नहीं हुआ है। तो अगर आपको याद हो टैक्स इनवॉइस चैप्टर, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, हम गुड्स को अगर बाहर ले जाते हैं तो टैक्स इनवॉइस से इशू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका यहाँ पे सप्लाई नहीं हुआ, इट इज नॉट अ सेल। एग्जीबिशन के लिए ले जा रहे हैं, कंसाइनमेंट बेसिस पर ले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ये माल वापस भी आ सकता है। हाँ, फर्क ये है कि हम ये दूसरे स्टेट में नहीं ले जा रहे, अपनी दुकान एग्जीबिशन में नहीं ले जा रहे, हम इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं। तो जब इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं तो क्या हम इसे अंडर अ बॉन्ड लेके जाएं या हम आईजीएसटी पे करें? तो भाई सप्लाई और सेल है कहां जो आप इस पर आईजीएसटी पे करने की बात कर रहे हो और बॉन्ड सबमिट करने की बात कर रहे हो? सर ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है इन द सेंस कि ये इंडिया से बाहर जा रहा है, बस इसीलिए आप इसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कह देंगे, आप जीरो रेटेड सप्लाई कह देंगे। नहीं, इट इज नॉट अ सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई तो बहुत दूर की बात है। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, अगर आपको याद हो टैक्स इनवॉइस चैप्टर, तो 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल आ जाए, सेल हो जाए, सप्लाई हो जाए, नहीं तो 6 महीने के बाद इसे हम सप्लाई मान लेते हैं। अभी इस गुड्स को कैसे ले जाएंगे? डिलीवरी चलान की हेल्प से लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा टैक्स इनवॉइस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, सप्लाई का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कि सप्लाई क्या होता है, सेल सप्लाई क्या होता है,
ठीक, तो उन सब का डिस्कशन इसमें हो रहा है, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से फटाफट ये 3 पेज आपका डिस्कशन हो जाएगा। 4-5 पेज आपका अभी आधे घंटे में हो जाएगा, और जहां पे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है। इट इज क्लैरिफाइड that the activity of sending or taking the goods out of India for exhibition or consignment basis for export promotion। ठीक, अब ये गुड्स आप इंडिया कहां ले जा रहे हैं? अपने ही सिस्टर कंसर्न के पास ले जा रहे हैं, तब तो ये शेड्यूल 1 में फंस जाएगा। शेड्यूल 1 में डिम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट था 4 केसेस, कि आप प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है या रिलेटेड पर्सन का रिलेशनशिप है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है सर, डिम्ड सप्लाई के केस में फॉल नहीं कर रहे हैं। कहता है एक्सेप्ट व्हेन सच एक्टिविटी सेटिस्फाई द टेस्ट लेट डाउन इन शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। जो हम लोग पढ़े थे सेक्शन 7 के साथ शेड्यूल 1, सेक्शन 7 ऑफ सप्लाई सीजीएसटी एक्ट, जहां पे सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ रहे थे इंक्लूसिव मैनर में। शेड्यूल 1 4 डिम्ड सप्लाई के सिचुएशन में ये फॉल नहीं कर रहा है, तो हम इसे सप्लाई नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ एग्जीबिशन के लिए और कंसाइनमेंट बेसिस पे गुड्स को इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं। ये एक्टिविटी सेक्शन 7 में फॉल नहीं करेगी। क्यों सर? कंसिडरेशन नहीं है। सेक्शन 7 में सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी, और यहाँ कंसिडरेशन है कहां सर? एक एग्जीबिशन लगेगा हांगकांग के इंटरनेशनल मार्केट में, दुबई या सिंगापुर के इंटरनेशनल मार्केट में, वहां लोगों को पसंद आया तो फाड़ देंगे पर्ची, अभी तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी, राइट? सिंस सच एक्टिविटी इज नॉट अ सप्लाई, तो अब इसको जीरो रेटेड सप्लाई थोड़ी ना कहेंगे एज पर सेक्शन 16, जो आप आईजीएसटी, रिफंड और इन सब की बात करेंगे। तो बोलता है इस गुड्स को आप अंडर अ बॉन्ड और एलयूटी पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। एज क्लैरिफाइड अबव, द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग और टेकिंग स्पेसिफाइड गुड्स आउट ऑफ इंडिया इज नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई, देयरफॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड और एलयूटी इज नॉट रिक्वायर्ड। आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया 2-3 मार्क्स के लिए, कि आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से बाहर ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस और फॉर एग्जीबिशन पर्पस। ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, एक तरह से सैंपल के लिए गुड्स बाहर जा रहा है, ऐसे समझिए। इन किसी भी केस में ये सप्लाई है नहीं, बशर्ते कि ये डिम्ड सप्लाई ना हो, यानी आप ही के कोई ब्रांच ना हो वहां पर जिसको आप गुड्स दे रहे हैं, रिलेटेड पार्टी, जहां पर कंसिडरेशन ना हो तब भी हम डिम्ड सप्लाई मान लेते हैं। वो 4 केस शेड्यूल 1 वाले, उसमें फॉल ना करे आप सर। तो फिर जब ये सप्लाई नहीं, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं, तो आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड इशू करने की बात क्यों कर रहे हो? चलो सर, और क्या फिर बातें हो रही हैं इसमें, और क्या क्लैरिफिकेशन आया सेम सर्कुलर में? क्लैरिफिकेशन ऑन वेदर द रिफंड क्लेम्स कैन बी प्रेफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बट नॉट ब्राउट बैक। हाँ, अब मैंने कहा था कि ये जो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर गुड्स जा रहा है एग्जीबिशन में, वहां पे आपने क्या कर दिया? एक्चुअल सेल कर दिया, कस्टमर को पसंद आया, सेल कर दिया। अब ये सेल है, अब ये सेल है, राइट? तो अब है कि अब ये सेल है, तो आप एक्सपोर्ट बेनिफिट जो बोलते हो, रिफंड ऑफ आईजीएसटी और आपका रिफंड ऑफ आईटीसी, वो सब मौका हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो अब पढ़ते हैं। 6 महीने की बात आएगी इसमें, अगर आपको याद हो सेक्शन 31 इनवॉइस चैप्टर, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में गुड्स अगर जाता है तो 6 महीने के अंदर वो गुड्स वापस आ जाए या बिक जाए, नहीं तो डिम्ड सप्लाई मान लेंगे 6 महीने के लास्ट में। तब उसी पर कुछ बातें हैं यहाँ पे। कहता है द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग और टेकिंग स्पेसिफाइड गुड्स आउट ऑफ इंडिया इज नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई। जब आप इसे बाहर ले जा रहे थे उस समय ये सप्लाई नहीं थी, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं हुई। That being the case, the sender of goods cannot prefer any refund claim when the specified goods are sent taken out of India। जिस समय ये इंडिया से बाहर जा रहा है उस समय ये सप्लाई नहीं है, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। मेनली आप क्या करना चाहेंगे? रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का क्लेम नहीं कर पाएंगे आप। कुछ मत कीजिए, गुड्स को जाने दीजिए। अब सप्लाई डिम्ड मान लिया जाएगा टेकन प्लेस कब? ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल if the specified goods are neither sold nor brought back। बिक जाता वो वहां 2 महीने के बाद, एग्जीबिशन में कस्टमर को बिक जाता 2 महीने के बाद, तो 2 महीने के बाद इसे हम सप्लाई मान लेते, जीरो रेटेड सप्लाई मान लेते, इंडिया में रिफंड का कार्यक्रम चालू कर देते, फॉरेन करेंसी मंगवा लेते, रूल 96 भी जो नया आया है, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल 6 महीने तक आपको शांत रहना पड़ेगा। 6 महीने में के बाद 6 महीना जहां एक्सपायर हो रहा है वहां पर इसे डिम्ड सप्लाई मान लेंगे, अगर ये 6 महीने के अंदर नहीं बिका या वापस इंडिया में नहीं आया। बोला सर 6 महीने के अंदर बिका तो
तब तो इसको सप्लाई मानना ही पड़ेगा। ऑन द डेट ऑफ सेल सप्लाई मानेंगे, वो सेल कब हो रही है, 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स विच हैव बीन सोल्ड अब्रॉड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने तक वो नहीं बिका और वापस भी नहीं आया। बोला सर जो माल वापस आ गया तो ठंडे बस्ते में डालो। 100 आइटम गया था, 100 आइटम एग्जीबिशन के बाद वापस आ गया, तो किस बात का जीएसटी पे करना, ना जीएसटी पे करो ना रिफंड क्लेम करो। 100 आइटम में से 40 वापस आया, 40 बिक गया, 20 वापस नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन करेंगे अगले पेज पे, नीचे इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। It is clarified accordingly that the sender can prefer refund claim even when the specified goods were sent taken out of India without execution of a bond or LUT। कर सकते हैं अब आप। If he is otherwise eligible for refund as per the provisions contained in section 54(3) of the CGST Act, read with Rule 89 sub-rule 4 in respect of zero-rated supply of goods after he has issued the tax invoice on the dates। अगर आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं तो कर दीजिए, आप रिफंड क्लेम कर लेंगे। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द रिफंड क्लेम कैन नॉट बी प्रेफर्ड अंडर रूल 96। सर रूल 96 में क्या रिफंड क्लेम करते हैं, आईजीएसटी पेड एंड देन रिफंड। लेकिन सर आपने एक्सपोर्ट करते समय तो आईजीएसटी पे ही नहीं किया, आपने तो बिना आईजीएसटी पे किए गुड्स को इंडिया से बाहर ले गए हैं, गुड्स इंडिया से बाहर जा चुका ना। अब आप रिफंड वाला ऑप्शन लेंगे, कौन सा, 54(3) का ही ले सकते हैं आप, 96 वाला नहीं ले पाएंगे आप। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द रिफंड क्लेम कैन नॉट बी प्रेफर्ड अंडर रूल 96 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स एज सप्लाई इज टेकिंग प्लेस आफ्टर द गुड्स हैव बीन ऑलरेडी बीन सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया। राइट सर, हम रूल 96 में कब जाते हैं, जब आप एक्चुअल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं और एक्सपोर्ट करने से पहले आपका वहां पे आईजीएसटी पेड हो चुका है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर आईजीएसटी पेड हो चुका है। अब एक्सपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप उसका रिफंड क्लेम कर लेते हैं। लेकिन अभी ऊपर आपने देखा कि जब गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा था एग्जीबिशन पर्पस के लिए और कंसाइनमेंट बेसिस पे, तब वो एक्चुअल एक्सपोर्ट सेल सप्लाई माना ही नहीं ना हमने उसको। ये डिलीवरी चलान के बेसिस पर गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है, सप्लाई माना ही नहीं, तो आप रूल 96 का ऑप्शन नहीं ले सकते। आप रूल 89, रूल 96A, रूल 96B को फॉलो करते हुए रिफंड क्लेम कर लीजिए। मेनली रूल 89 में जो 54(3) का फॉर्मूला है जीरो रेटेड सप्लाई का, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, लेकिन फिर जितना माल बिका है आपका या डिम्ड सप्लाई हुआ है उसका आप आईजीएसटी की पेमेंट की फॉर्मेलिटी ऑब्वियसली नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट मान लेंगे उसको, और आईजीएसटी की तो फॉर्मेलिटी करेंगे ही नहीं आप सप्लाई पे, क्योंकि आप वो उसको क्या मानेंगे, इट इज क्या कह सकते हैं उसको, इट इज प्रोसेस्ड विदाउट द टैक्स। आप इसको सप्लाई कर चुके हैं। हाँ, जब सप्लाई कर रहे थे तब हमने ना तो बॉन्ड दिया, ना ही हमने कोई जीएसटी पे किया, लेकिन अब चूंकि एक्सपोर्ट हो चुका है तो आप पीछे वाले आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, ABC sends 100 units of specified goods out of India for exhibition purpose। सप्लाई नहीं माना इसको हमने, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं की, तो फिर सर माल गया कैसे इंडिया के बाहर, डिलीवरी चलान पढ़े हुए आप, जब टैक्स इनवॉइस इशू ना कर पाए तो डिलीवरी चलान के बेसिस पर। अब देखिए क्या हुआ, 10 यूनिट सोल्ड हो चुका है अब्रॉड में आफ्टर 1 मंथ, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। जो 10 यूनिट बिका हम इसे एक्सपोर्ट मान लेंगे 1 महीने के बाद, ठीक। Another 50 units are sold after 2 months, तो 10 प्लस 50 ये 60 एक्सपोर्ट मान लेंगे। 100 यूनिट्स गए थे, 10 भी बिक गया 1 महीने में और 50 भी बिक गया 2 महीने में, तो ये 6 महीने के अंदर बिक रहा है। चलो सर, अब इसके लिए हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। Tax invoice would be required to be issued for 10 units and 50 units, as the case may be at the time of each of such sale in accordance with the provision contained in section 12, time of supply chapter, section 31 और rule 46। टैक्स इनवॉइस के बारे में ये जब बातें कर रहा है तो हम इशू कर देंगे इनवॉइस, ठीक। रिमेनिंग जो 40 यूनिट अब है वो वापस आया कि नहीं आया, 6 महीने में ये वापस आ जाना चाहिए, तो हम इसे डिम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। 6 महीने में वापस नहीं आया तो 6 महीने जहां खत्म होगा वहां पर इसको सप्लाई मान के फिर उस पर भी टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। द रिमेनिंग 40 यूनिट्स आर नॉट ब्रॉट बैक विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, नहीं आया, रिमूवल से 6 महीने के अंदर रिमेनिंग 40 आइटम नहीं आया, तो उस पर भी आप टैक्स इनवॉइस अभी इशू करोगे ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स।
फर्दर अब एबीसी इंडिया में क्या करेगा, मे क्लेम रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी एज पर सेक्शन 54(3), बट किससे रिलेटेड, सिर्फ उस 60 यूनिट से रिलेटेड। कहता है फर्दर मेसर्स एबीसी मे क्लेम रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंटेंट इन सबसेक्शन 54(3), रीड विद सब रूल 489 इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ 40 यूनिट्स। बोला सर 60 यूनिट्स, तो 40 यूनिट्स पे क्यों नहीं सर, 40 यूनिट्स पे कंसिडरेशन तो आया नहीं ना, कंसिडरेशन मिसिंग है ना इसमें। फॉरेन करेंसी कहां आएगी इसको, तो डिम्ड सप्लाई मान लिया क्योंकि 6 महीने में ये गुड्स वापस नहीं आया, तो आप उससे रिलेटेड आईटीसी का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जो 60 यूनिट्स एक्चुअली में सोल्ड हुई है आपकी 10 + 50, उसमें तो आप फॉरेन करेंसी लेके आओगे, आप उस पर रिफंड का क्लेम कर सकते हो। अभी हम लोग एक एग्जांपल में भी चलेंगे, ये क्लियर है, हम लोग ने पेज डिस्कस कर लिया है सर। थोड़ी बहुत और लाइनअप हम लोग उस एग्जांपल के थ्रू कर लेंगे जो आगे पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए यहां कुछ लिखना चाहते हैं आप, गुड्स कंसाइनमेंट और एग्जीबिशन बेसिस पर अगर इंडिया से बाहर जा रहा है सेल्स प्रमोशन बेसिस पर, तो ये सप्लाई नहीं है, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, हमें कोई बॉन्ड और एलयूटी की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। जिस समय गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है उस समय कोई रिफंड क्लेम नहीं करना, और उसके बाद जितना गुड्स बिकेगा, जितना गुड्स वापस नहीं आएगा, सब पर हमें टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। लेकिन रिफंड क्लेम हम सिर्फ उसी गुड्स पे कर पाएंगे जो बिक पाया है 6 महीने के अंदर। हमारे इस एग्जाम्पल में 10 और 50 यूनिट। अब चलिए एक एग्जाम्पल है, मास्टर एग्जाम्पल, जो मैंने क्या कहा, सीए फाइनल आरटीपी का मैंने उठाया है। परफेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है इस सर्कुलर से रिलेटेड कोई भी चीज, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सर एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम्स है, कम लिखना है, लेकिन कम लिखने में भी वो छोटे छोटे क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है अपनी तरफ से कि क्या ये सप्लाई है, आपको लिखना नहीं, क्या ये जीरो रेटेड सप्लाई है, नहीं। कैसे जाएगा, टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे इंडिया के बाहर जाएगा, डिलीवरी चलान के बेसिस पे जाएगा, डिलीवरी चलान। टैक्स इनवॉइस कब इशू करेंगे, जब जब वो 6 महीने में बिकता रहेगा, हर पॉइंट पर हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। फाइनली 6 महीने के अंदर गुड्स नहीं आया तो बैलेंस पे भी टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, यूएसए जा रहा है जनवरी में, आयात निर्यात पार्टिसिपेटेड एग्जीबिशन में 100 यूनिट्स डिस्प्ले के लिए चला गया यूएसए, ठीक है सर। ANEH is of the view that the activity of sending goods out of India for exhibition is a zero rated supply। गलत है ये व्यू, अभी अभी पढ़ा हमने। ANHA आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस 100 यूनिट्स को इंडिया से बाहर ले जा रहा है डिस्प्ले फॉर एग्जीबिशन पर्पस के लिए, और उससे लगता है कि ये जीरो रेटेड सप्लाई है। गलत है सर, ये सप्लाई नहीं तो जीरो रेटेड सप्लाई कैसे होगी। However, tax advisor does not conquer the view। सही है टैक्स एडवाइजर यहाँ पे। Examine whether the view is correct or not of ANEH। सर व्यू करेक्ट नहीं है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा उसके बेसिस पे जनवरी में गुड्स गया है। अब फाइनली assuming ANEH could not sell any goods at exhibition and bring back the entire 100 units in India in February, तो ये 6 मंथ्स के अंदर है, ये अगस्त है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये आफ्टर 6 मंथ है। तो जो फरवरी में आ गया उसके लिए कोई इनवॉइस इशू नहीं करनी। माल जो अभी जा रहा है डिलीवरी चलान पे ले जाओ, फरवरी में आ जाए आने दो, कोई आईजीएसटी पे नहीं करना, कोई रिफंड, कोई आईटीसी नहीं, कोई रिफंड ऑफ आईटीसी नहीं। जो अगस्त वाला माल है उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, लेकिन वहां भी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि वो डिम्ड सप्लाई है, कंसिडरेशन मिसिंग है। डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट केस। 1 में नहीं करेंगे, 2 में करेंगे। व्हाट वुड बी योर आंसर, would your answer be different if ANEH sells the aggregate 65 units of the taxable goods in USA in exhibition on different dates in January? तो जब जब सेल किया है तब तब टैक्स इनवॉइस 65 यूनिट्स की इशू हो जाएगी, और जो 35 यूनिट्स वापस आया है उसकी कोई इनवॉइस इशू नहीं होगी, और वो जो 65 यूनिट्स का मेरा सोल्ड हुआ है उससे रिलेटेड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा। द टैक्स एडवाइजर एडवाइसेस कि ये जो 65 यूनिट्स क्वालिफाई कर जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, और आप उसके रेस्पेक्ट में रिफंड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का ले सकते हो। ये टैक्स एडवाइजर एकदम परफेक्ट बात कर रहा है, शुरू में भी और अभी भी। अल्टीमेटली आप टैक्स एडवाइजर की दोनों बातों से सहमत हैं।
अब इसी चीज को हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहली बात, नो, ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है और ANHE का व्यू गलत है। अब सेक्शन 7 डिस्कस कर लिया, शेड्यूल 1 में एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, डिस्कस करके हमने बोल दिया कि ये सप्लाई नहीं है, और जब ये सप्लाई नहीं है तो फिर ये जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है। सप्लाई पहले होगा तभी, जीरो रेटेड सप्लाई के डेफिनेशन में भी सप्लाई वर्ड है, तो पहले आप सप्लाई होंगे फिर कहलाएंगे आप जीरो रेटेड। अब सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड कैसा? उसके लिए सर्कुलर भी इशू हो रखा है। अब पहले लॉ का रेफरेंस, उसके बाद सर्कुलर का रेफरेंस। सर्कुलर कहता है कि ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर जो सामान जाता है हम उसे सप्लाई नहीं कहते हैं। ठीक, तो सर आप गुड्स को भेजेंगे कैसे? डिलीवरी चालान की मदद से भेजेंगे। अगले पेज पे यहां पर अब आंसर है फाइनली कि इन व्यू ऑफ द अबव सेड प्रोविजंस NAH इज नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस एट द टाइम ऑफ टेकिंग द गुड। जिस समय ये इंडिया से बाहर जा रहा है, सप्लाई नहीं है, डिलीवरी चालान के बेसिस पे जाएगा, आपको इस समय कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है और ये जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगा भी नहीं। अब 100 के 100 यूनिट्स अगर वापस आ जाते हैं फरवरी में नंबर 1, तो इसमें कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन नंबर 2 जो अगस्त में आता है तो 6 महीने के बाद आ रहा है, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स आपको इंटायर 100 यूनिट्स के लिए क्या इशू करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आप अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं मेरे से, रूल 46 भी पढ़े हुए हैं, आप सेक्शन 31 भी पढ़े हुए हैं। सर ध्यान रखिएगा, यहाँ आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या 54(3) का? नहीं कर सकते, क्योंकि कंसिडरेशन मिसिंग है, ये डिम्ड सप्लाई है। अनयूटिलाइज्ड ITC का आप रिफंड भी यहाँ क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हाउएवर अगर 65 यूनिट्स आपका बिक चुका है तो जिस डेट पे बिक चुका है उस डेट की आप टैक्स इनवॉइस इशू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल सप्लाई हो चुका है तो हम इसे एक्सपोर्ट कहेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई कहेंगे। लेकिन 35 यूनिट जो वापस आ चुका 6 महीने के अंदर, उसको हम सप्लाई नहीं कहेंगे। फाइनली ये आ गया आंसर। टैक्स एडवाइजर एडवाइस सही है, टेक्निकली करेक्ट है। हाँ, चूंकि ये जब भेजा था हमने तो ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं था, इसलिए आपको बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उस समय एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब आप रिफंड उसी कैटेगरी में लेंगे। किस कैटेगरी में? 54(3) में। However, the sender can prefer the refund claim even when the specified goods were sent without executing a bond if he is otherwise eligible for refund as per the provision contained in section 54(3) but only in respect of 65 units। ये सारी बात अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ी उसी पर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा था ये चीज का डिस्कशन। सर हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं कि अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड के समय में आपने वो जो गुड सप्लाई किया हो, हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, जो आपने गुड सप्लाई किया है वो SEZ को सप्लाई किया या एक्चुअल एक्सपोर्ट किया बट अंडर बॉन्ड और LUT किया है, तभी आपको अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड मिलेगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आपने देखा कि हमने LUT और बॉन्ड इशू ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सर जब गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा था तो वो उस समय सप्लाई नहीं था, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं था, और जितना माल बिका है 6 महीने के अंदर हमें उसका अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड भी क्लेम करने 54(3) में मिल रहा है, जबकि हमने गुड्स को बिना लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड के एक्सपोर्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय वो कंसिडरेशन नहीं मिसिंग था, सेल्स ये अप्रूवल बेसिस पे था। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सर्कुलर चाहिए था और अच्छा भी था ये सर्कुलर। सर मैं आपको ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट पढ़ा चुका हूं, 54 सबसेक्शन 5, 54 सबसेक्शन 8, और मैंने कहा भी था अभी थोड़ी देर पहले शुरू में आज इस क्लास के सबसे स्टार्टिंग में कि आप डॉक्ट्रिन वाले पॉइंट को पेज नंबर 7 से नहीं पढ़ना चाहो तो यहां से तैयार कर लो आप इसको। तो ये सेल्फ रीडिंग करना है आपको। हमारा पेज नंबर 43 भी कंप्लीट हो चुका है, 42 भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा एक पेज अभी बच रहा है, रूल 96B, चलते हैं वहां पे। ऑलमोस्ट सारे पेज का डिस्कशन हो चुका है, बीच में 4-5 पेज बचा हुआ है जो कि हम लोग अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है आपका, मैंने बोला था रूल 96B पढ़ाने के लिए मैं पहले रूल 96 पढ़ाऊंगा, रूल 96A पढ़ाऊंगा। आपका रूल 96 भी हो चुका,
एक्चुअल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ जीएसटी, रिफंड प्रोसेस। 96A एलयूटी और बॉन्ड की बात हो गई। आपका डिम्ड एक्सपोर्ट का बात हो गया, कंसाइनमेंट सेल की बात हो गई। अब 96B क्या कहता है? सर, जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है उसका प्रोसीड्स भी फॉरेन करेंसी में रियलाइज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसी का डिस्कशन करके इस क्लास को फिनिश करेंगे। अगली क्लास रिफंड चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग बीच में जो 4-5 पेज बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी सारी बातें हो गई हैं। थोड़ा सा और मैं आगे एक बार ले जाऊं आपको, पेज नंबर, थोड़ा सा 1 मिनट मैं वापस आपको आगे ले जा रहा हूं। सर, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये रूल 89 सब रूल 5 पे है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, पहले भी बता रखा है। इस क्वेश्चन को तो हम लोग अगली क्लास में लेंगे। सर, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मेरी तरफ से हो चुका है। आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के रिफंड का जो थ्योरी क्वेश्चन है उसका जवाब ये पूरा लिख सकते हो। और इन्हीं दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे अभी बचे हुए हैं। रूल 89 सब रूल 4, रूल 89 सब रूल 5, जो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। सर, ये थ्योरी क्वेश्चन कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा न जाके एप्लीकेंट को मिलेगा, वो 5 केस बताओ, तो ये भी हो चुकी है क्लास में बात। और ये है एक्सपोर्ट की वैल्यू $1,00,000 है। सर्विस 15 नवंबर को कंप्लीट की है। पेमेंट फॉर दिस सर्विस इज रिसीव्ड इन 30 नवंबर 2020। 1 साल के अंदर आना था, आ गया। रिफंड आपने क्लेम किया है इनपुट और इनपुट सर्विसेज का 6,000 रुपए का 31 जनवरी को, 2 साल के अंदर। और रिफंड आपका सैंक्शन हो गया है लेट से, बस। सर, अमाउंट ऑफ रिफंड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिफंड यू विल गेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ? रिफंड तो मिल जाएगा। रेलिवेंट डेट क्या होती है? पैसा अगर बाद में आया है तो पैसा जिस दिन आया है वहां से 2 साल के अंदर एप्लीकेशन लगानी है। अगर 60 दिन के अंदर रिफंड नहीं मिलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो ये ऑलरेडी क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये वाली बात। 60 दिन के अंदर नहीं आया है रिफंड, इसीलिए आपको 6% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन में रेलिवेंट डेट क्या मानी जाएगी? 31 जनवरी। जिस दिन एप्लीकेशन दिया वो 31 जनवरी है आपका। और पैसा किस दिन आया था? 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर है आपका रेलिवेंट डेट। सर्विस के केस में हम क्या देखते हैं? पैसा अगर सर्विस बाद में दी है और पैसा सर्विस पहले दी है, पैसा बाद में आया है, तो रेलिवेंट डेट क्या होगा? जिस दिन पैसा आया है। सेक्शन 54(3) रिफंड क्लेम एडमिसिबल है वाई लिमिटेड के लिए ऑन एक्सपोर्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई अनयूटिलाइज आईटीसी का। सर, अगर सर्विस आपने पहले कंप्लीट कर दी है तो जो पेमेंट की डेट होती है उसे हम लोग रेलिवेंट डेट कहते हैं। 2 साल के अंदर RFD 01 का एप्लीकेशन क्लास में बात हो चुकी है। और 60 दिन के अंदर रिफंड आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन डेट से 6 महीने थे, 60 दिन के अंदर रिफंड नहीं मिला है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है इस पार्ट में भी। किस पार्ट में? 34A सीरीज में खाली एक क्वेश्चन हमारा बच रहा है ये, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। राइट, अब हम लोग चलते हैं किसमें? जो हमारा रूल बच रहा है कौन सा? 96B, पेज नंबर 25 पे आ जाओ। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। पहले इस छोटा सा रूल को हटा दें डिस्कस करके। सर, इस रूल की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस अब बंद हो चुका है। रिफंड में ऑनलाइन प्रोसेस अगर पॉसिबल नहीं है तो आप मैनुअल प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन अब तो मैनुअल प्रोसेस है ही नहीं। लेकिन हाँ, क्या कहा है ये रूल? जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस पॉसिबल नहीं है रिफंड प्रोसीड्योर को फॉलो करने में, वहां अगर आप मैनुअल प्रोसीड्योर भी फॉलो कर रहे हैं तो वो लीगल है, वैलिड है। यानी डिपार्टमेंट, मान लो डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है रिफंड लेने की, और डिपार्टमेंट कह रहा है सर्कुलर इशू करके कि आप मैनुअल फैसिलिटीज अवेल कीजिए, तो क्या वो सही है? आंसर इज सही। साफ साफ रूल 97A इस चीज को एग्री कर रहा है।
notwithstanding anything contained in this chapter in respect of any process or procedure prescribed here in any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of notice, order, certificate on the common portal shall in respect of that process or procedure include manual filing of said application, intimation, reply, this that. मतलब अगर आपने कहीं रूल्स में पढ़ा है या प्रोविजन में पढ़ा है कि ये प्रोसेस आपका इलेक्ट्रॉनिकली होगा और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर वो मैनुअल हो रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीड्योर फॉर रिफंड चैप्टर इंक्लूड्स मैनुअल प्रोसीड्योर ऑल्सो। यानी डिपार्टमेंट जानती है कि बहुत सारी जगह हम मैनुअल ही काम कर पाएंगे क्योंकि उसका ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है। तो अगर बाय चांस किसी सर्कुलर में, किसी नोटिफिकेशन में अगर आपको बोला गया कि ये प्रोसीड्योर रिफंड का आपको मैनुअल करना है, मैनुअल आपको रिप्लाई देना है, मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस आई जिसमें कहा गया कि आपको रिप्लाई मैनुअल करना है, तो वो मैनुअल वैलिड है, लीगल है, क्योंकि रूल 97A इस बात को कह रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये ध्यान रखना। चलिए अब आप वीडियो को रोकिए 5 मिनट के लिए, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। और इस रूल 96 भी आज की क्लास के लास्ट टॉपिक को अच्छे से एक बार खुद से पढ़िए। आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं, स्पेशली रूल 96, 96A पढ़ चुके हैं। मेनली ये गुड्स से रिलेटेड है और आपकी जो फॉरेन करेंसी की रियलाइजेशन है वो होनी चाहिए, उसके लिए बात हो रही है। हम आपको रिफंड जो दे चुके हैं अनयूटिलाइज आईटीसी का या आईजीएसटी का, उसको हम रिकवर कर लेंगे अगर गुड्स से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स हमारा फॉरेन करेंसी में रियलाइज नहीं हुआ तो। प्लीज वीडियो को रोकें, 5-10 मिनट खुद से पढ़ें इसको, बहुत इजी है। उसके बाद हम लोग इसको रीड करके समझ के इस क्लास को फिनिश करें।